भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की महत्ता और अन्य देशों की संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति की तुलना। तो जैसा कि हम पिछले अध्याय तक भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है, भारतीय संस्कृति की महत्ता क्या हो सकती है। भारतीय संस्कृति समस्त विश्व के देशों से महान ही नहीं महानतम है। तो भारतीय संस्कृति की महत्ता के लिए हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में मानवीय चेतना की सर्वोच्च गति के दर्शन होते हैं। भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है मानवतावाद। भारतीय संस्कृति की विशेषता है मानवतावाद। यहाँ स्वयं से समाज तक का विस्तार अनेक रूपों में दोहराया गया है। हमारी संस्कृति हम कह सकते हैं अनेक रूपों में बहुत ही क्रांतिकारी संस्कृति है, प्रबल संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कह सकते हैं हम, जैसा कि साने गुरुजी ने कहा था कि भारतीय संस्कृति आकाश की भांति विशाल और सागर की भांति अपार है। यह ज्ञान से अधिक पवित्र किसी को नहीं मानती। यानी कि भारतीय संस्कृति में ज्ञान को ही परम पवित्र माना गया। वैदिक ऋषियों ने भी भारतीय संस्कृति को ज्ञान के आधार पर पवित्रता की संज्ञा दी। भारतीय संस्कृति ज्ञान के कारण ही पवित्र है। यूरोप में जो नए विचार वाले थे, नए विचार देने वालों की होली जला दी गई। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के प्रामाणिक मत का सम्मान किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के मत का खंडन कर दिया जाए, उसके मत का सम्मान किया जाता है। आगे हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। भारतीय संस्कृति के जितने भी सिद्धांत हैं वो मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। इसके लिए मानव जाति के कल्याणार्थ हैं। संपूर्ण उपदेश, संपूर्ण मत, संपूर्ण सिद्धांत सकल जीवन जाति, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए। ये देश काल जाति सभी से अबाधित हैं, कोई बाधा इन्हें नहीं पहुंचती। भारतीय विचारों में पंचभूतों से निष्पन्न शरीर, पंचभूतों में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो पंचभूत से जो निष्पन्न शरीर है उसके आस्तिक भाव को भी दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जहाँ हम मानते हैं कि मनुष्य जन्म लेने के बाद मरता है, मरने के बाद पुनः जन्म लेता है। हम वर्तमान में भूत में थे, भविष्य में भी रहेंगे, ऐसा hमारा मत है, जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रबल करता है। हर व्यक्ति अपने शरीर के प्रति अनेक कर्तव्य, अनेक सिद्धांतों का पालन करता है अपनी संस्कृति के अनुसार। भारतीय संस्कृति संपूर्ण मानस में सत संस्कारों द्वारा विकास को और विकास की भूमिका को तैयार करती है। हम
कृषि कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं, खाद्यान्न पैदा करते हैं, उसके लिए बीज बोते हैं। कृषि खेती करने के लिए बीज बोते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसका आवश्यक कार्य है, कृषि हेतु जो आवश्यक कार्य हैं उनको संपादित करते हैं। तो ये सब भी क्या है, एक संस्कृत है, विशुद्ध तरीका है, निर्मलता है, परिष्कृति है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति महनीय संस्कृति है। अगर अन्य देशों से भारतीय संस्कृति की तुलना की जाए तो हम देखते हैं कि संस्कृति, आदर्श, कुल, समाज, व्यक्ति, यहाँ तक कि विश्व के समक्ष आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है, आदर्शों की प्रतिष्ठा करती है। अन्य संस्कृतियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हम मानते हैं कि भारत की संस्कृति संसार की संस्कृतियों में अपनी विशिष्टता के लिए, अपनी विविधता के लिए तथा अपनी महानता के लिए, महत्ता के लिए सर्वविख्यात है, सबसे अधिक विख्यात है, गुरुतम है। अन्य देश हमारी संस्कृति से शिक्षा लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ग्रीस, रोम, मिस्र, इन सभी देशों की संस्कृतियाँ विकराल काल के गाल में हमेशा के लिए विलीन हो गई। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति अपनी विजय रूपी माला को निरंतर फैलाती रहती है। कितनी ही कठिनाइयाँ, कितनी भी परिस्थितियाँ, हमने अपनी संस्कृति को कभी कम नहीं होने दिया। हमने अपनी संस्कृति की कभी अवमानना नहीं होने दी। भारतवर्ष का दीर्घकालीन इतिहास जो रहा है वो भारतीय संस्कृति का परिचायक है और यह सिद्ध करता है कि भारतीय संस्कृति अन्य देशों की संस्कृतियों की तुलना से बेहतर है। वेद शास्त्र की ज्ञाता, सेना के संचालन पर, राज्य पर शासन करने के लिए योग्य, दंड विधान, सभी लोगों का आधिपत्य करने का अधिकारी वही है। दार्शनिक, हम कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से यदि सभी बिंदुओं पर विचार किया जाए, सभी पहलुओं को देखा जाए, तो भारतीय संस्कृति अन्य देशों की संस्कृतियों से हमें अलग करती है। भारतीय संस्कृति अखंड है। भारतीय संस्कृति जनमानस तक फैली हुई है, दूसरे लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विवश कर देती है। अन्य देशों की भी संस्कृति भारतीय संस्कृति से कहीं न कहीं हमें शिक्षा लेती हुई प्रतीत होती है। तो कह सकते हैं कि समाज को परम कल्याण की ओर ले जाने वाले जो महनीय नेता थे मनु, उन मनु ने भी कहा था क्या कि सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोक अधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है और अन्य देशों की संस्कृतियों से तुलना करने पर निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की तुलना अन्य संस्कृतियां किसी भी स्थिति में नहीं कर सकती। हमारी संस्कृति गुरुतम है। हमारी संस्कृति से अनुप्राणित संपूर्ण पूर्वी जो देश थे, संपूर्ण पूर्वी देशों के जो दार्शनिक थे, वो हमारी संस्कृति से कहीं न कहीं हमें शिक्षा लेते हुए प्रतीत होते हैं। अब हम बात करते हैं ये संस्कृति के विकास क्रम की।
तो भारतीय संस्कृति का जो विकास क्रम है उसको 5 भागों में बांटा गया। भारतीय संस्कृति का विकास क्रम भारतीय संस्कृति के विकास क्रम को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। अध्याय संख्या 2 है ये। भारतीय संस्कृति के विकास क्रम को 5 भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, तीसरा है वैदिकोत्तर काल, चौथा है मध्यकाल, और 5वां है आधुनिक काल। तो भारतीय संस्कृति के विकास क्रम 5 युगों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। भारतीय संस्कृति की जो विकास की रूपरेखा है अत्यंत दीर्घ है, अत्यंत महनीय है, जैसा हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा। इस संस्कृति का इतिहास इतना विस्तृत है कि इसे एक परिधि में समेटकर एक परिधि में नहीं रखा जा सकता, किसी सीमा रेखा से इसको नहीं बांधा जा सकता। इसके विकास क्रम को समझने के लिए हमने भारतीय संस्कृति को 5 युगों में विभाजित किया है, जहाँ पहला है पूर्व वैदिक काल, अर्थात वैदिक काल से पहले का समय। उसके बाद है वैदिक काल, वेदों का जो समय रहा। तीसरा है वैदिकोत्तर काल, यानी कि वेदों के बाद का जो समय, वैदिक काल से बाद का समय वैदिकोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मध्यकाल है, और फिर उसके पश्चात अंतिम है आधुनिक काल, जो वर्तमान में चला आ रहा है। तो पूर्व वैदिक काल, जिसको हम प्राग ऐतिहासिक युग कह सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, ये 3000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। उसके पश्चात वैदिक काल है। वैदिक काल को 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक माना है। 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। तत्पश्चात वैदिकोत्तर काल, वैदिकोत्तर काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया। मध्यकाल को 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक माना गया। कितने तक? 500 से 1700 ईस्वी पूर्व तक, या 1700 कह सकते हैं कि 500 से 1750 ईस्वी पूर्व इसको माना गया है मध्यकाल। 500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व या ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक काल है, जो 1750 से
आज तक है। 1750 से आज तक। तो प्राग ऐतिहासिक युग, इसे प्राग ऐतिहासिक युग के नाम से भी जानते हैं, प्राग वैदिक या आगम युग के नाम से भी जानते हैं, जहां 8 से 3000 ईस्वी तक, 8 से 3000 ईस्वी पूर्व तक निग्रो, निषाद, द्रविड़ आदि जातियां, आदि सभ्यताएं निवास करती थी। उसके बाद वैदिक युग 3000 से 1500, 8 से 3000, 8000 से 3000 किसको माना गया? प्राग ऐतिहासिक युग। प्राग ऐतिहासिक युग यानी पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक युग 3000 से 1500 ईस्वी तक। उत्तर वैदिक यानी कि वैदिकोत्तर युग 1500 से 1000। 1500 से 1000, ठीक है। इस प्रकार से इसकी गणना की गई संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। अब हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो विकास क्रम है उसको सीमित क्षेत्र तक बांध के नहीं रखा जा सकता। औपनिषदिक युग आया उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मणीय युग आया, औपनिषदिक युग आया, या जिसको कह सकते हैं औपनिषदिक युग, पौराणिक युग, गुप्त युग, हर्ष का, पौराणिक रूढ़िवादिता का युग, राजपूत का, ये सब मध्य युग में। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का संपर्क रहा, ये किसमें आएगा? मध्य युग में आएगा। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के विकास क्रम को 5 युगों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इनके विषय में विस्तार से चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।